हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 14 स्टार फिजिक्स। दिस इज़ निशा रिजवी। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है हीट एंड एनर्जी। इससे पहले हम लोगों ने कई एक क्लासेस कंप्लीट की है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं, हीट और एनर्जी की। तो यहाँ पे देखिए हम लोग हीट के लिए क्या करते हैं, किसी ना किसी एक थर्मामीटर का या किसी एक पैरामीटर का यूज़ करते हैं अपना टेम्परेचर नापने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। इट्स आर कॉमन एक्सपीरियंस दैट ऑन रबिंग हैंड अगेंस्ट ईच अदर आर पाम्स गेट्स हीटेड। यानी कि देखिए ठंडक के दिनों में या नॉर्मली भी आप जब अपने दोनों हाथों को आपस में रब करते हैं तो आपके हाथ क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटलिक वायर द वायर गेट्स हीटेड। या फिर जब किसी तार से कुछ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं तो तार क्या होता है, गर्म हो जाता है। Thus it is concluded that heat is also a form of energy। तो वहां से हम लोगों को क्या पता चला कि हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है, विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू दी कोल्ड बॉडी। तो अब यहाँ से क्या पता चला, हीट इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी। इट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। जैसे इसके लिए आप एक नॉर्मल देखें तो आपका एक हाथ मान लीजिए ठंडा है और एक हाथ गर्म है। आप ठंडे हाथ को कंटिन्यूअसली गर्म हाथ पे रब करेंगे तो देखिए ठंडे हाथ का जो कोल्ड हैंड होगा उसका टेम्परेचर कम होगा और जो हॉट हैंड होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब आपस में आप इन दोनों को रब करेंगे तो धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद से ऐसा आएगा कि कोल्ड हैंड का टेम्परेचर हॉट हैंड के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। तो क्या होगा कि इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ेगा और इसका टेम्परेचर कुछ घटेगा, यानी कि ये कुछ अपना हीट इसे प्रोड्यूस कर देगा और करते करते तब तक हीट प्रोड्यूस करेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता है। तो हीट क्या है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर होती है। हीट की जो एसआई यूनिट है वो जूल है और सीजीएस यूनिट जो है वो अर्ग है। 1 जूल होता है 10⁻⁶ अर्ग के बराबर। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। व्हेन अ हॉट बॉडी इज कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड बॉडी, वही अभी हमने जैसे एक आपको कोल्ड हैंड और हॉट हैंड का एग्जाम्पल दिया था वैसे ही समझिए। एक चाय की कप आप ले लीजिए और एक बॉटल ले लीजिए। ये गर्म है, ये कप है, चाय है, ठीक है, तो हॉट होगी, और ये कोल्ड वाटर है इसमें। When a hot body ये is kept in contact with cold body, it is noticed that after some time the hot body becomes less। तो धीरे धीरे देखिए क्या होता है, जब हम चाय लेकर के आते हैं खौलता बर्तन से तो उसे जब रूम में रख देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है और कम होते होते जब हमारे पीने लायक हो जाता है तब हम वो चाय पीते हैं। यानी कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। एंड द कोल्ड बॉडी बिकम्स लेस कोल्ड। और जैसे कि अगर हम फ्रिज से एक बॉटल निकालते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है और उसे एक रूम में रख दें तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो ठंडा पानी होता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, नॉर्मल होने लगता है, यानी कि टेम्परेचर उसका बढ़ने लगता है, ठीक है। वाई डज इट हैपन्स, येस दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी। यानी कि ये किस वजह से हो रहा है, हॉट बॉडी के फ्लो, हीट के फ्लो होने की वजह से। दैट इज एट हायर टेम्परेचर टू दी कोल्ड बॉडी। दस टेम्परेचर डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यानी कि अब टेम्परेचर ने हमें क्या बता दिया, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, हीट के फ्लो का डायरेक्शन बता दिया। एंड इट इज डिफाइंड एज टेम्परेचर इज अ क्वांटिटी विच टेल्स अस द थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी, that is the degree of hotness or coldness of the body. It determines the flow of heat when two bodies at different temperatures are placed in contact. The SI unit of temperature क्या है, टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है, केल्विन है, और इसे किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल K से। The other most common unit of temperature is डिग्री सेल्सियस या और डिग्री फ़ारेनहाइट। The temperature in Celsius and Kelvin scale are related as, इस तरह से रिलेटेड होता है कि केल्विन का कोई एक टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के तब बराबर होगा जब उसमें हम क्या करेंगे, 273 को ऐड कर देंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या है, जीरो केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो एंड नेगेटिव टेम्परेचर। यानी कि जो हमारे जीरो केल्विन होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। निगेटिव टेम्परेचर इज नॉट पॉसिबल ऑन केल्विन स्केल। यानी कि जो केल्विन स्केल होती है उस पर नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं होता है। द मॉलिक्यूलर मोशन सीजेज एट द जीरो केल्विन ऑफ टेम्परेचर। यानी कि जो मॉलिक्यूल्स के मोशंस होते हैं वो क्या हो जाता है, सीज हो जाते हैं, कहाँ पे, जीरो केल्विन पे। आइस पॉइंट इज
0 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल, यानी कि सेल्सियस स्केल पे हमें आइस का पॉइंट जो मिलता है वो किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। 32 डिग्री मिलता है फ़ारेनहाइट सेल्सियस पे, और 273 मिलता है कौन से, केल्विन स्केल पे, ठीक है। और जो स्टीम पॉइंट होता है सेल्सियस स्केल का वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 डिग्री होता है, और केल्विन स्केल पे 373 डिग्री। यानी कि अगर हम स्टीम पॉइंट की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के और 373 डिग्री केल्विन के। टेम्परेचर ऑन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर रिलेटेड एज, अभी हम लोगों ने ऊपर केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन पढ़ा था, अब देखिए यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं बहुत ज़्यादा। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, नाम से ही लग रहा है एक्सपेंशन मतलब जो एक्सपेंड करे, और थर्मल से क्या पता है, जहाँ भी थर्मल आता है वहाँ उसका मतलब क्या है, हीट की बात हो रही है। यानी कि कोई भी चीज़ जिसको हीट करने पे एक्सपेंड हो रहा है उसे क्या कहेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इन नेचर ऑलमोस्ट ऑल दी सब्सटेंसेज सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज एक्सपेंड ऑन हीटिंग, वही अभी मैंने बताया ना कि हीट करने पे एक्सपेंशन, एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, जैसे कि अगर हम हीट कर रहे हैं वो एक्सपेंड कर रहा है तो क्या होगा कि उसे अगर हम वापस से उसका टेम्परेचर कम करने लगे तो क्या होगा, वो वापस से ठंडा हो जाएगा। जैसे कि एक नॉर्मल, अभी हमने बॉटल की बात बताई ना कि ठंडा पानी हमने नॉर्मल टैप से लिया, ठीक है, उसे क्या किया, फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में रखा तो क्या हो गया, वो कोल्ड हो गया। अब वापस से फ्रिज से निकाल के हम उसे रूम में रख दिए बॉटल को, तो कोल्ड बॉटल धीरे धीरे क्या हो गई, वापस से क्या हो गई, नॉर्मल हो गई, ठीक है, जहाँ से चली वहीं वापस पहुँच गई टेम्परेचर चेंज करने पे। कोल्ड में क्या होता है, फ्रिज का टेम्परेचर लेस होता है और रूम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। Thus the phenomena of expansion of substance on heating are called thermal expansion. Let us first understand the expansion of solids. तो देखिए सॉलिड का क्या होता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि सॉलिड का एक डेफिनेट शेप और साइज दोनों होता है, ठीक है। तो जब हम सॉलिड को हीट करेंगे, जैसे मानिए कि एक सॉलिड है, ठीक है, इसको हम किसी एक कैंडल से मान लीजिए हीट कर रहे हैं, तो हीट करने पे ये एक साथ क्या होगा, तीनों ही, जैसे अभी इतना छोटा सा है, अभी क्या होगा, ये हीट करने पे एक्सपेंड हो गया। तो जो सॉलिड होता है उसको जब हम हीट करते हैं तो वो तीनों डायमेंशन में हीट होता है, पहले लेंथ में होता है, फिर ब्रेथ में होता है और फिर हाइट में होता है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, दैट इज लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। द इंक्रीज इन लेंथ, जो लेंथ को इंक्रीज कर रहा है उसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, एरिया को इंक्रीज कर रहा है तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है, और वॉल्यूम में इंक्रीज कर रहा है तो क्यूबिकल एक्सपेंशन। अब बात करते हैं लिक्विड और गैस की, तो लिक्विड और गैस का क्या होता है, डेफिनिट शेप नहीं होता है, तो जब भी इन्हें गर्म करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेंशन दिखेगा, वो है क्यूबिकल या वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या है, ऑन हीटिंग लिक्विड एक्सपेंड मोर देन सॉलिड्स एंड गैसेस, यानी कि लिक्विड को गर्म करने पे वो सॉलिड और गैस के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्सपेंड करती है, एक्सपेंड मच मोर देन लिक्विड्स, ठीक है। देयर आर सम सब्सटेंस सच एज वाटर, कुछ सब्सटेंस ऐसे जैसे कि वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, सिल्वर आयोडीन सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 141 डिग्री सेल्सियस, एंड सिलिका बिलो -80 डिग्री सेल्सियस कॉन्ट्रैक्टेड ऑन हीटिंग एंड एक्सपेंड ऑन कूलिंग। यानी कि कुछ ऐसे हैं सब्सटेंस जिसमें वाटर आता है, सिल्वर आयोडीन आता है और ये आता है आपका सिलिका। इन सबको क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होते हैं कि हीट करने पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे और कूल करने पे एक्सपेंड, जबकि एक नेचुरल फिनोमिना क्या है कि जब हम हीट देंगे तो उनका एक्सपेंशन बढ़ना चाहिए। लेकिन ये तीन ऐसे सब्सटेंस हैं जिनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हम हीट बढ़ाएंगे तो उनका एक्सपेंशन घटेगा और जब हीट घटाएंगे तो उनका एक्सपेंशन बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या कह रहे थे, एक्सपेंशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन कूलिंग इन अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड एनोमिलस एक्सपेंशन। यानी कि इस तरह के जो एक्सपेंशन है, जो हीट बढ़ाने पे एक्सपेंशन घट रहा और हीट घटाने पे एक्सपेंशन बढ़ रहा, इन्हें हम कहते हैं एनोमिलस एक्सपेंशन। एनोमिलस मीन्स क्या होता है, बेकार, ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ की बेकार वाली प्रॉपर्टी जिसका कोई यूज़ नहीं है। तो पहले पढ़ते हैं अब एनोमिलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या होता है। तो द एनोमिलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर इज एन एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर वेयर बाई, देखिए क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर, मानिए कि कोई पानी है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस पे काफ़ी ज़्यादा गर्म है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर घटाएंगे पानी क्या होगा, पानी ठंडा पहले होगा, पहले नॉर्मल होगा
और हमने टेम्परेचर घटाया तो नॉर्मल से क्या होगा, धीरे 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 ठंडा होने लगेगा, कोल्ड। और हमने टेम्परेचर घटाया तो अब वो क्या होने लगा, फ्रीज होने लगा। ठीक है, फ्रीज होने लगा तो वहाँ पे क्या हुआ, अब हमें मिल गया, धीरे धीरे ये अपना साइज कम करने लगा। ये मान लीजिए हमने 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते करते यहाँ तक ये फ्रीज हो गया। अब हमने अगर 4 डिग्री सेल्सियस से और घटाया 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहाँ से तो ये अपनी साइज धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन 4 से 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये अपना एक्सपेंशन दिखाने लगता है। जबकि हमें पता होना चाहिए, एक नेचुरल जो फिनोमिना होता है कि टेम्परेचर घटाने पे क्या होता है, एक्सपेंशन कम होता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे जा रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शन के बजाय यहाँ एक्सपेंशन होने लगा, यानी कि अपने एक नेचर से हट के होने लगा। इसीलिए हम यहाँ पे इसको एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर कहते हैं। लेकिन वापस से जब 0 डिग्री सेल्सियस से मान लीजिए हम लोगों ने -2 डिग्री सेल्सियस और घटाया तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और अपने इसी एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की प्रॉपर्टी की वजह से ही क्या होता है, ठंड में कुछ जैसे कि पाइप में जो ऐसे जो रोड पे ऐसे पाइप होती है वो बीच बीच से क्या होती है, फट जाती। क्यों? क्योंकि ठंड में तो क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस तक तो ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करती है। जैसे ही ठंड और बढ़ती है, 4 डिग्री सेल्सियस से हम टेम्परेचर और नीचे जाते हैं तो ये एक्सपेंड होना शुरू कर देती है। एक्सपेंड होती है तो उसे और स्पेस चाहिए होता है, तो वो क्या होता है, पाइप जो हमारी होती है वो बर्स्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये एक बेकार प्रॉपर्टी है पानी की। ठीक, तो इसका यहाँ पे एक ग्राफ देखिए, धीरे धीरे 10 डिग्री सेल्सियस से जब नीचे टेम्परेचर आ रहा है तो पानी का कॉन्ट्रैक्शन घट रहा है, मतलब एक्सपेंशन घट रहा है, पानी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन जैसे ही 4 से आगे बढ़ा 0 तक, तब हमारा यहाँ क्या होने लगा, एक्सपेंशन होने लगा। ये एक हम लोग ग्राफ के थ्रू इसे दिखाते हैं। अब अगली टॉपिक है हमारी एनर्जी सोर्स। तो क्या है, वी नीड एनर्जी ऑलमोस्ट इन एवरी डे टू डे एक्टिविटी ऑफ लाइफ, यानी कि हमें अपनी डेली लाइफ में एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जैसे कि हम एक नॉर्मल कुछ भी काम करें तो अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम काम नहीं करेंगे। इसलिए हमें हर एक काम को, हर एक एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। तो क्या रहेगा, एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ फिजिकल सिस्टम टू परफॉर्म वर्क। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल टू कुक फूड, टू लाइट आवर होम्स, टू रन गैजेट्स, टू रन टीवी, रेफ्रिजरेटर एटसेट्रा। यानी कि ये सब चलाने के लिए हमें किसी ना किसी एनर्जी की, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, मतलब किसी भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। टू मीट मोस्ट ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स द एनर्जी इज नीडेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि मोस्टली हीट और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में पाई जाती है। Thus, the source of energy should be such that it can provide a adequate amount of useful energy at a steady rate over a long period based upon the availability। यानी कि इनके अवेलेबिलिटी के बेस्ड पे हमने एनर्जी को दो फॉर्म में देखा। एक क्या था, रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल को हम लोग नॉन कन्वेंशनल कहते हैं और नॉन रिन्यूएबल को कन्वेंशनल। रिन्यूएबल देखिए नाम से ही लग रहा है रीन्यू, यानी कि एक यूज़ की हुई एनर्जी को हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल यानी कि दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पे रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। अ नेचुरल सोर्स प्रोवाइडिंग अस एनर्जी कंटिन्यूअसली इज कॉल्ड रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जो हमें नेचुरली प्रोवाइड हो रही है एनर्जी उन्हें हम कहते हैं रिन्यूएबल या फिर नॉन कन्वेंशनल। जैसे नेचुरल हम लोग को कहाँ से एनर्जी मिलती है, सन से। ठीक है, तो सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी और अर्थ energy of us on earth. The most prominent example of renewable energy of renewable source of energy include solar energy, wind energy, biomass and biofuels, geothermal, hydroelectric। ये सारी हमारी क्या है, नेचर के थ्रू हम लोग को एनर्जी मिलती है। तो ये सब रिन्यूएबल एनर्जी या फिर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। तो जैसे सन एज सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हमें क्या होता है, दी एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी, यानी कि जो हमें सन से एनर्जी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, सोलर एनर्जी। The solar energy that reaches the earth is neither uniform nor equal at all places। यानी कि जो सोलर एनर्जी हमें अर्थ पे मिलती है वो हर जगह यूनिफॉर्मली नहीं होती। क्या होता है कि कहीं पे कुछ ऊंची ऊंची बिल्डिंग है तो जो नीची बिल्डिंग है उन पे धूप नहीं पहुंच पाती है, कहीं बहुत क्लाउडी एरिया है तो ज़रूरी नहीं वहाँ पे धूप मिले, कहीं पे बिल्कुल ओपनली एक समझिए ग्राउंड टाइप का वहाँ धूप, यानी कि धूप हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग अमाउंट में मिलती है। द एवरेज सोलर एनर्जी रीचिंग द अपर atmosphere of earth per second on an area of 1 meter square is called solar constant
and it's estimated to be nearly equal to 1.34 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में जो अर्थ के अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे हमें कितनी सोलर एनर्जी मिलती है, 1.34 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। द सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय लैंड के थ्रू ये एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एंड वाटर, ठीक है, बॉडी कॉजेज विंड, स्टॉर्म्स, रेन्स, snowfall and sea waves etc, while the solar energy absorbed by plant is used by them in preparing their own food, ठीक है, जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या, विंड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, द लार्ज मास ऑफ मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। क्या होता है जब बहुत सारी हवा चलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड इज नोन एज विंड एनर्जी, अब वो विंड की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उन्हें ही हम कहते हैं विंड एनर्जी। द सन रेज फॉलिंग ऑन अर्थ, सन रेज अर्थ पे फॉल करता है, हीट द डिफरेंट एरियाज ऑफ अर्थ अनइक्वली ड्यू टू अनइक्वल हीटिंग ऑफ डिफरेंट एरियाज, रोटेशन ऑफ अर्थ एंड लोकल कन्वेंशन करंट, डिफरेंट विंड साइकिल्स टेक्स प्लेस। नेक्स्ट, फ्लोइंग वाटर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या होता है, इस तरह से आप समझिए, डेफिनेशन आप बाद में देख के लिख सकते हैं कि वहाँ पे आपके डैम वगैरह जो होता है, फ्लोइंग वाटर सी में, ओशियन में, वहाँ क्या होता है, कुछ ऐसा टरबाइन लगा होता है। तो क्या होता है जब बहुत तेज़ फ्लो में पानी आता है तो ये टरबाइन क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, और इस टरबाइन से यहाँ हम लोग एक एसी जनरेटर जोड़े होते हैं, और यहाँ एक पोल नॉर्थ पोल और इधर एक साउथ पोल लगा होता है। तो जब ये घूमेगा तो इसके घूमने से ये इसके अटैच में एसी जनरेटर होता है, तो ये भी क्या करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट होने लगेगा, और जब ये रोटेट होगा तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है, और इनके रोटेट होने से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन चेंज हो के बार बार आती है, तो यहाँ हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है जिस वजह से करंट हमारा प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है बायोमास। बायोमास हम लोग जानते हैं जो वेस्टेज and dead parts of living being like plants, trees and animals is also called biomass. They contain carbon compound and the chemical energy stored in the biomass is called bioenergy. Biomass जैसे कि कौन कौन, wood, cattle, dung, crop residues and agriculture wastage have been used rationally as fuel to produce heat energy for domestic as well as commercial purpose. However, बायोमास इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस बायोगैस। बायोमास हमें बायोगैस भी प्रोड्यूस करती है बाय इट्स डिकम्पोजिशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में तो इसके डिकम्पोजिशन से हमें क्या मिलता है, बायोगैस। बायोगैस को हम यूज क्या करते हैं, फ्यूल की तरह, टू रन इंजन्स एंड फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है जियोथर्मल, ठीक है, द हीट एनर्जी पजेस्ड बाय रॉक इनसाइड द अर्थ। अर्थ के अंदर जो लावा वगैरह होता है उसी को हम लोग जियोथर्मल कहते हैं। तो अर्थ के अंदर जो रॉक इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। द रॉक प्रेजेंट एट हॉट स्पॉट्स हीट द अंडरग्राउंड वाटर। वो क्या करता है, गर्म स्पॉट्स होते हैं तो वो अंदर के वाटर को क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं, और गर्म होने के बाद वहाँ क्या होता है, स्टीम होने लगता है। बाय ड्रिलिंग द होल्स इनटू द अर्थ up to the hot spot, steam is extracted through pipes। वो स्टीम को हम कहाँ से बाहर निकालते हैं, एक पाइप के जरिए, जो कि क्या करता है, यहाँ भी हम एक ऐसे टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन जैसे बहुत तेज जब यहाँ पे भाप आने लगेगी, धुआं या हवा हो जाएगा वो, तो ये क्या करने लगेगा, रोटेट करेगा। इसकी वजह से यहाँ एसी जनरेटर रोटेट करेगा, एंड देन यहाँ नॉर्थ साउथ पोल पे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स मिलेगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल। तो the source of energy which have accumulated in nature over a very long period and cannot be quickly replaced when exhausted, यानी कि एग्जॉस्ट होने के बाद हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिन्यूएबल या फिर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन कौन होते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे क्या कहलाते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, और ये सब किसके एग्जाम्पल है, नॉन रिन्यूएबल। These fossil fuels are formed by decomposition of remains of plants and animals buried under the earth million year ago, यानी कि बहुत मिलियन साल पहले। अब कोल की बात करें तो कोल क्या एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, किससे बना हुआ है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, along with some free carbons and compound of nitrogen and sulfur. It is found in deep mines under the surface of the earth। ठीक है, ये अर्थ के सरफेस के अंदर डीप माइंस में पाया जाता है।
नेक्स्ट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, ये डार्क कलर का विस्कस लिक्विड होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल भी कहते हैं। पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ मेनी हाइड्रोकार्बन्स विद वाटर, साल्ट, अर्थ, particles and other compounds of carbon, oxygen, nitrogen and sulfur. नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस भी क्या है, हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, विच इज़ फाउंड डीप अंडर द अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ की क्रस्ट के अंदर पाया जाता है, इधर अलोन और अबव द पेट्रोलियम रिजर्वायर्स। मेन कंपोनेंट है जो नेचुरल गैस का वो क्या है, मीथेन, मतलब CH4 कितने हैं, 95%, अलॉन्ग विद स्मॉल अमाउंट ऑफ ईथेन एंड प्रोपेन। तो आज हमारा ये हीट एंड एनर्जी का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हो और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और PDF नोट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू।